आदर्श महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अलका शर्मा भले ही मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि लिए हैं, लेकिन शब्दों को एक जाल में पिरोने में भी महारत हासिल है। वे अनेक संग्रहों में गज़ल, गीत, छंद, मुक्तक लिख चुके हैं और उनके प्रकाशन को अनेक मंचों ने सराहा भी है। आज डॉक्टर अलका शर्मा से इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे कि उर्दू की ज़ुबान की गज़ल अब हिंदी में भी सुनाई पड़ती है। बातचीत के दौरान अनेक उन पहलुओं पर भी चर्चा होगी जो वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक भी हैं और हर आदमी की ज़ुबान पर कुछ सवालात भी। डॉक्टर साहब, दैनिक जनजागरण में आपका स्वागत है। वर्तमान परिवेश में जो गज़ल के लोग हैं वो कितने रह गए हैं? क्योंकि गज़ल एक उर्दू ज़ुबान की में बोली जाती थी। आज क्या लोगों को लगाव है? क्या लोग पसंद करते हैं गज़ल को? मैंने बचपन में देखा था अपने फादर के साथ, उनको शौक़ था मुशायरों का और वो करते थे, लोग बहुत आते भी थे। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे साहित्य के प्रति लगाव रहा। मैंने हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा, साथ में मैंने गज़ल वगैरह भी मैंने पढ़ी और तो उस वक़्त लगता था कि बहुत प्रभाव है, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि लोगों का मोह इससे छूटता जा रहा है। लेकिन अब मैं पुनः देख रही हूँ कि लोगों का रुझान गज़ल की तरफ बहुत आ गया है, गज़ल और गीत की तरफ बहुत आ गया है। कहने को तो गज़ल युवाओं का है, इश्क का है, लेकिन आज गज़ल इश्क का ना रहकर सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी लिखी जा रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि गज़ल उर्दू की ज़ुबान में बोली जाती है और उर्दू बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है जो एक सरल भाषा में अपने बयान करती है। जी जी हाँ, गज़ल वास्तव में देखा जाए तो आपने सही कहा कि ये गज़ल अरबी फ़ारसी भाषाओं से निकल के आई है और गज़ल का अर्थ भी है अपनी प्रेमिका को रिझाना, और रिझाना भी सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत ही विनम्र शब्दों में, बड़े ही मधुर चाशनी में लपेटकर अपनी बातों को पेश करना और इस तरीके से कि उसको गुनगुनाया भी जा सके। तो वो एक लयबद्ध तरीके से होती है गज़ल। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है और इसीलिए इसमें उर्दू का समावेश बहुत ज़्यादा है। अगर हम पहले की गज़लें देखें तो वो उर्दू शायरों ने लिखी है तो उसमें उर्दू का बड़ा प्रयोग हुआ है, लेकिन गज़ल अब क्योंकि धीरे धीरे अपना एक मुकाम बनाती जा रही है, लोगों में बहुत लोकप्रिय हो रही है, सामाजिक मुद्दों को भी लेने लगी है, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू ही रही हो। क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उर्दू ज़बान बोली जाती है और लोग उसको समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अब मेरा इलाका है, यहाँ पर उर्दू इतने का प्रचलन इतना नहीं है। तो अगर हम जैसे लिखते हैं तो उर्दू के शब्द हमारे में आते हैं, लेकिन हम हिंदी का भी बहुत प्रयोग करते हैं ताकि हमें सहूलियत रहे। तो इसलिए हिंदी बहुत प्रयोग कर हो गई है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर उर्दू से लोग बचते हैं और हिंदी का विकास करना चाहते हैं। उन्होंने उसी तरीके से, उसी बहर को लेकर कुछ हिंदी में लिखना शुरू किया है, जिन्होंने उसको गज़ल को गज़ल ना कहकर सजल कहा है। तो हिंदी में, हिंदी उर्दू दोनों में गज़ल सजल चल रही हैं, खूब चल रही हैं और लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है। और इसका एक कारण है क्योंकि लोग अवेकन्ड हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और इसके अंदर अब वो अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह की विषमताओं का, हर तरह की बातों को, मुद्दों को इसमें ले आए हैं। इसलिए अब गज़ल विनम्र न रहकर रिफाइंड है, लेकिन थोड़ा सा रफ, मतलब वास्तविकता की ओर भी चल चुकी है, जो कि थोड़ी सी कठोर हो जाती है। उर्दू की गज़ल हिंदी में सजल बन गई, भाषा में कुछ बदलाव भी होगा, लेकिन जो प्यार का इजहार, इश्क उर्दू में नज़र आता था, कुछ लफ्ज़ों में सब कुछ कह दिया जाता था, क्या हिंदी में वो मुमकिन है? हाँ, बहुत है। सजल बहुत कम देखने, प्योर अगर हम जिसको हिंदी में सजल कह रहे हैं, अगर हम हिंदी भाषा की देखें तो
जो लिख पा रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, लेकिन प्योर हिंदी में सजल लिखना भी एक बहुत इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ कह पाते हैं अपनी बात को बहुत अच्छे से। पहले भी तो हुए हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी वगैरह देखिए, पहले भी तो प्रेम प्रसंग हिंदी में लिखे गए हैं, वो बात है। डॉक्टर साहब बात बिल्कुल ठीक है, उर्दू में बहुत कम लफ्ज़ों में अपनी बात कह देता है शायर, क्या हिंदी में ही मुमकिन है, संभव है? क्यों नहीं। आप क्या है वो कबीर का दोहा किसका, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, पूरा जीवन का दर्शन आ गया। क्यों नहीं हिंदी के अंदर अब हम थोड़ी बातों में अपनी बात कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो हमारी नई पीढ़ी हैं वो गज़ल को छोड़ के सजल की तरफ कितना अग्रसित हो रही है, कितना बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा अभी सजल का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, आगरा यूपी की तरफ ही कहीं थोड़ा सा एरिया जहाँ पर सजल का इतना हो रहा है, अदरवाइज गज़ल ही चल रही है। डॉक्टर साहब उर्दू की अपना कोई घर नहीं है, उसके कुछ 110 या 11 लफ्ज़ हैं जिसके अंदर उर्दू सिमटी हुई है, उसके लहजा सिमटा है, उसके अल्फाज सिमटे हैं। और हिंदी में हमारी वर्णिका देखें तो बहुत बड़ी है, तो ऐसे में क्या संभव हो पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू भी बड़ी समृद्ध भाषा है। अब जब हम अगर पुराने मीर गालिब वगैरह को अगर हम पढ़ते हैं, आप उनकी भाषा देखिए, अब एक से एक नया नया शब्द आएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये क्या लिख नहीं, रखे हैं। शब्दावली तो बनती है, लेकिन मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ जो हैं वो 110 या 11 ही उर्दू में माने जाते हैं। नहीं, ऐसा इश्क के लिए जब इश्क का हम जिक्र करते थे ना, तो पूरा ज़िंदगी, जीवन, इश्क, मोहब्बत, प्यार, जी। ये चीज़ें ना हुस्न, जलवा के जुल्फ, इनमें अटक कर रह जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं, अब तो हिंदी और उर्दू मिलकर गज़ल में बहुत बढ़िया काम कर रही है। डॉक्टर साहब ज़माना बदल गया, कविता और गज़ल को अगर बराबर में रखते हैं तो किसको आगे बढ़ता पाते हैं आप? गज़ल, आप देखिए कि गज़ल और कविता, उर्दू में जब हम लिखते हैं तो गज़ल है, हिंदी में हम लिखते हैं तो वो कविता है। उर्दू में गज़ल और नज़्म, और फिर नज़्म की दो हैं, नज़्म और आज़ाद नज़्म, बंधी नज़्म और आज़ाद नज़्म। और हिंदी में हम कविता कहते हैं। हम जो कविता जो है आगे अलग अलग छंदों में चली जाती है, दोहा है, रस सवैये हैं, और मन घनाक्षरी है, और ऐसे बहुत सारे छंद हैं, मुझे भी सबके नाम नहीं मालूम। और गज़ल तो सिर्फ गज़ल और नज़्म है, गज़ल बहर में बंधी हुई है। तो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कह सकें कि है ना गज़ल और कविता को हम आपस में कंपेयर करें। जिनकी जुबान गज़ल पे चढ़ गई है तो गज़ल चाहिए, जो कविता लिखें कविता। लेकिन क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हाँ, जब हम हिंदी में गद्य पद्य लिखते हैं तो वो कविता है। कविता की अलग विधाएँ हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कविता है। तो नेचुरली हिंदी ज़्यादा आगे चलेगी, क्योंकि वो एक सहज भाषा लिखती है। गज़ल तो लिखना शुरू में सीखना बहुत कठिन काम है। कविता तो कुछ भी है, आप कुछ भी छंद में लिख दीजिए, आप उसको कविता कह देंगे। लेकिन गज़ल में आपको बहर पर चलना होता है, यानी कि जो आपकी एक लाइन, पहला एक शेर बन गया, पहला ऊला, दूसरा सानी जो बन गया, और जिस बहर में वो बन गया, आपको सभी उसी बहर में, उसी रो में, उसी तरह से व्यवस्थित शब्दों में कहना होगा। कविता में आप आगे पीछे कर सकते हैं, धुन पे गुनगुना के भी आप लिख सकते हैं, ऐसे कविताओं के आगे रूप है फिर। लेकिन गज़ल का एक ही रूप है, जब गज़ल जब भटकती है अपनी बहर से तो वो नज़्म बन जाती है। आपने जिक्र किया कि पिताश्री के टाइम से वो मुशायरों में आपने इंटरेस्ट दिखाया, जाना शुरू किया, लेकिन वर्तमान परिवेश में गज़ल को पसंद करने वाले कितने लोग बचे हैं? गज़ल तो देखो, जब लोग पढ़ते हैं और कोई ध्यान से सुने तो दिल को तो छूती है, लेकिन माहौल ही बदल गया है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, शोर शराबा है, तो ज़्यादातर युवा इधर ही पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। लेकिन अगर माहौल है तो लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग सुनते हैं। और अब तो क्योंकि ये सोशल मीडिया आप आ गए हैं पूछने, लोगों को पता लगेगा गज़ल क्या है, तो सोशल मीडिया की वजह से अब गज़ल बहुत आगे बढ़ गई है। इतने ग्रुप्स, इतने ज़्यादा फैलाव हो चुका है कि अब
जो मैं हूँ, मैं नेशनल ग्रुप में भी हूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हूँ, जहाँ पर कि लोग दूसरे कंट्रीज़ के भी आ रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स भी हैं। तो अब हिंदी का फैलाव बहुत हो रहा है। हिंदी के फैलाव के साथ साथ उसमें गज़ल भी चल रही है, गज़ल का भी फैलाव हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हिंदी का फैलाव हो रहा है, आप शिक्षक क्यों रहे हैं? आज का परिवेश देखें तो हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महादेव वर्मा, इनको कहाँ पा रहे हैं हम कि जो इनका लेखन था, जो इनकी काव्य सभ्यता थी, उसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं हम? देखिए, जो कला है विरासत में मिलती है या ईश्वर प्रदत्त होती है, लेकिन अगर सहूलियत मिल जाए तो आम आदमी भी अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद हर आदमी तो नहीं बन सकता, लेकिन बन पा रहे हैं। कुछ हैं ऐसे हमारे पास हैं, गिने चुने हैं, लेकिन हैं ऐसे कि जो उस लेवल तक मैं सोचती हूँ कि पहुँचेंगे एक दिन ज़रूर। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिवेश में जो काव्य मंच या मुशायरे सजते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता का पुट नजर आता है। नहीं, ये केवल इसलिए तो नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मंच सजने लगे हैं और उसका प्रभाव समाज पर विपरीत पड़ रहा है। देखिए, मैं जिन मंचों से जुड़ी हुई हूँ वहाँ पर हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अश्लीलता आजकल हर फील्ड में चली गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा भी मंच हो जो अश्लील लिखते हो, लेकिन जहाँ तक मैं अपने साहित्य गुरु की बात अश्लील लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ, मंच से जो बोलते हैं तो उनके अर्थ ऐसे लगते हैं कि वो आम आदमी को प्रभावित करते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो ये साहित्य के मंच पर, सभ्यता के मंच पर इस टाइप का कितना वाजिब मानते हैं आप? नहीं, थोड़ा सा तो तालियां वगैरह एक कलाकार की खुराक है, मिलनी ही चाहिए, वाह मिलनी चाहिए। और अश्लीलता, अगर कोई अश्लील पढ़ेगा तो ही अश्लीलता पलट कर आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गंभीर पढ़ रहा हो और कोई अश्लील बोले, ऐसा कोई एक आध हो तो उसे निकाल देना चाहिए वहाँ मंच से। ऐसा नहीं है, सब सभ्य वातावरण में रहता है। जो आज का विद्यार्थी है वो क्या कविताओं को पसंद करता है? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पे छाप है पाश्चात्य सभ्यता की। वो पॉप पढ़ना, सुनना, गाना पसंद करता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कला तो ईश्वर प्रदत्त है या विरासत में। हमारे पास ऐसे बच्चे जो 20-22 साल के हैं, हमसे भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात है कि माहौल का तो असर रहता ही है, सामाजिक वातावरण का तो असर रहता ही है, और लेकिन ईश्वर और पेरेंट्स का भी पूरा का पूरा योगदान है। क्या आप समझते हैं कि आज भी उर्दू की गज़ल, हिंदी की कविता समाज का मार्गदर्शन कर रही है? साहित्य तो समाज का दर्पण है। आला उदल गीतकार, ये जितने भी याद आप कुंवर सिंह बेचैन जी हैं, और दूसरे अभी चले गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे इतना जोश भर जाता है, इतना जोश भर जाता है साहित्य का। साहित्य तो तलवार से भी भारी है, सारा दिशा बदल दे। जब साहित्य को हम इतना मान सम्मान देते हैं तो आज उसके प्रति उदासीनता क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? ये वक्त में बदलाव तो आता ही है। इंडिया गोइंग वेस्ट, वेस्ट लुकिंग टू इंडिया। कभी इंडिया वेस्ट की तरफ जा रहा था दौड़ा दौड़ा, आज वेस्ट इंडिया की ओर आ रहा है दौड़ा दौड़ा। पाश्चात्य संस्कृति आ गई थी, अब आप देखिए हिंदी की ओर बड़ा ध्यान जाने लगा है लोगों का। तो ये तो परिवर्तन का नियम है। डॉक्टर साहब, कुछ युवा पीढ़ी हैं जो मूल रूप से आध्यात्मिक उस पर भी काव्य पाठ करते हैं, तो वो जिस विधा में आज पढ़ रहे हैं, हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी उसको कितना एक्सेप्ट करेगी? अब तो ओशो चल पड़े थे, कितना आध्यात्मिक रूप से चल पड़े थे, बड़े बड़े लोग उनके फॉलो हो गए थे। ये तो निर्भर करता है ना कि कौन कौन उनके एरिया में जा रहा है, किस किस का मन ऐसा है। असर जरूर, प्रभाव जरूर पड़ना चाहिए। जब एक आदमी एक झंडा लेके खड़ा होता है, तो मैं अकेला ही चला था,
कारवां बनता गया वाली बात हो जाती है। तो कोशिश तो हर आदमी करता ही है। आध्यात्मिक वाला प्रवृत्ति का जो युवा है वो लिख रहा है, तो जो वैसे मन के लोग होंगे, मानसिकता वाले लोग होंगे, उसके साथ जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे भी, असर तो आएगा ही। डॉक्टर साहब, कविता, गज़ल, इसमें भी आज राजनीति कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा रही है। कवि लोग भी किसी ना किसी के पक्ष में बोलते हैं, किसी के विरोध में बोलते हैं, तो इससे क्या समझते हैं आप? क्या संदेश जा रहा है आम समाज में? आप किस क्षेत्र को राजनीति से अछूता मान रहे हैं? नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है। अगर गज़ल में भी अगर कोई एक कलाकार अपनी कला को बेचना शुरू कर दे तो दूसरे क्या कर सकते हैं? कम से कम हम लोग ऐसा नहीं करते। नहीं, आपकी बात नहीं है। नहीं, हम लोग, हमारा जो मंच है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अभी तक हमने कोई बिकाऊ नहीं देखा। हम पॉलिटिक्स को आने ही नहीं देते। मैं नाम नहीं लूँगा, एक देश के सुप्रसिद्ध ओज के कवि हैं, वो पहले की सरकारों में भी वही कविता पढ़ते थे, तो वो उन लोगों को टारगेट करते थे। आज इस परिवेश में पढ़ते हैं तो वो अब के लोगों को टारगेट करते हैं, तो वही कविता पढ़ते हैं। मुद्दा कश्मीर का ही होता है, मुद्दा पाकिस्तान पर ही होता है, तो उससे क्या आम आदमी की भावना में चुभन नहीं होती? अब मैंने वो उस कवि को तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक कवि अपने, जैसे मैंने बताया, साहित्य समाज का दर्पण है, समाज और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साहित्यकार इनसे अलग नहीं है। तो हो सकता है कि जिस भी कवि की आप चर्चा कर रहे हैं कि उनके मन में, उनके अंदर एक कला है अपने उद्गारों को प्रकट करने की, तब वो कश्मीर का जो हालात थे उस वक्त के हालात को लिखते थे, आज जो हालात हैं उनको लेकर लिखते हो। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको कमेंट कर नहीं सकती। मुझे ये पता है कि जो अच्छा साहित्यकार है उसके मन में छपास की भूख नहीं होती। वो सुख अपने सुख के लिए लिखता है, वो किसी से प्रशंसा पाने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए लिखता है, और वो साहित्य का सही चित्रण करता है। जो अगर ऐसा करते हैं, जो छपास की भूख के लिए लिखते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए बिकते हैं, ऐसे लोगों को मैं कंडम करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। काव्य संग्रह अक्सर छपते हैं और बहुत विद्वान लोग लिखते हैं। इसी प्रकार जो उर्दू के मतले और वो हैं, उनमें भी आम आदमी को रुचि नहीं होती, लेकिन जो लोग समझते हैं वो गहराई से समझते हैं। साहित्य आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पूर्व था पहले के समय में, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो साहित्य के प्रति उदासीन क्यों हो गई? भाई, सब बना बनाया सामने आने लग गया है। अब जब हल्का अगर एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, हल्का मनोरंजन मिलेगा, तो वो किताबें क्यों उठाएगा? किताब पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। कहना कि शारीरिक कार्य तो हम किसी से ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, आप मानसिक कार्य ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो ये तो हम जैसे लोगों को देखना है कि हमारी नई पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। वो हमारा दायित्व है कि हम उनको अच्छा दें। वो जब हम उनको गंदा देंगे ही नहीं, अश्लील देंगे ही नहीं, हम उनको मीडिया इस तरह सा कुछ देंगे ही नहीं कि है ना वो किताबों की ओर ना जाए, वो तो जो हम मार्गदर्शन देंगे तो बच्चे उस ओर जाएंगे। क्योंकि अब युवा जा चुका है इधर हल्के फुल्के मनोरंजन की ओर, किताबों से उदासीन हो चुका है। हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए उनको लाने के लिए। कुछ लोग तो अपने आप आते हैं, कुछ को लाने के प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा ऐसा। हम कुल मिलाकर टोटली हम युवाओं को दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं तो हम में भी बदलाव आया था, वही जो उनमें हम में बदलाव आया था वो नई पीढ़ी में आ रहा है। तो ये तो पहली पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो भटकने ना दे, नई पीढ़ी को भटकने ना दे। युवाओं को साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए जो आप लोगों की पीढ़ी है वो किस तरह, क्या सोचती है कि उन्हें कैसे साहित्य से पुनः जोड़ा जाए? कोई रुचि कर कविताएं या मुक्तक लिखे जाएं, राष्ट्रभक्ति के मुक्तक लिखे जाएं या आध्यात्मिक मुक्तक लिखे जाएं? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है प्रशंसा पाना चाहता है और चाहता है कि उसके काम को रिकॉग्निशन मिले। तो इसके लिए हमें जगह जगह वर्कशॉप
करनी चाहिए, प्रतियोगिताएं हमें करवानी चाहिए, बच्चों को आह्वान करना चाहिए, ओपन होना चाहिए, मतलब खुले मंच पर उनकी साझेदारी होनी चाहिए और वहाँ से हम लोगों को उनका जो है रुझान बुक्स की तरफ हमें लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो स्कूल से भी माहौल बनाना पड़ेगा ना, शुरुआत से माहौल बनाना पड़ेगा कि हमको क्या दे रहे हैं पढ़ने के लिए। अब मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर साहित्यिक माहौल था, मैंने पढ़ा। मैं बहुत लोगों को आपको बड़ी सुन के हैरानी होगी, जो मैं अभी भोपाल में जो अभी 5 को हमारा काव्य संग्रह का विमोचन था और कवि सम्मेलन भी था, आप हैरान होंगे 47 हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उस बुक के अंदर जी। कवि तो बहुत आए और भी थे, लेकिन जी। जिनका उसके अंदर सहभागिता रही है सिर्फ 4 या 5 लोग हिंदी के हैं। आप हैरान होंगे, ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमसी हैं, एमबी हैं, मैनेजर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इस तरह के लोग हैं। तो जैसा मैंने कहा था, घर का माहौल, पारिवारिक माहौल और ईश्वर प्रदत्त कला, इसका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा हम साहित्य से पलटते हैं तो पुराने ज़माने में जो फिल्मी दुनिया में गायक थे, नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तो उनके गीतों को आज भी लोग पसंद करते हैं और नई पीढ़ी के जो गायक हैं उनको एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया युवा पीढ़ी ने भी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हीं परंपराओं को पुनः जीवित किया जाए तो साहित्य से हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन जुड़ पाएगी? पुराने गानों के प्रचलित होने का और कालजयी होने का एक कारण यह है कि वो अर्थपूर्ण होते थे, उनमें भावनाएं थी जी। और जो आजकल आ रहे हैं ये शो और उसमें एक संगीत भी, एक जो संगीत था वो भी एक बड़ा मधुर, कानों को सुकून दे, दिल को सुकून देने वाला होता था, वो दिल पे छाप छोड़ता था। आप सन 65-70 तक चले आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना। हम देखते हैं कि जो आजकल की नई पीढ़ी है वो भी अल्टीमेटली उन गानों की ओर चली जाती है, क्योंकि उनका मीनिंग है, वो दिल पर छाप छोड़ते हैं, वो मस्तिष्क पर छाप छोड़ते हैं, वो जहन में छप जाते हैं। लेकिन आजकल जो गाने हैं 70s के बाद जो एकदम माहौल बदला, जब ये हरे रामा हरे कृष्णा वगैरह का ये आंदोलन सा एक माहौल 1970 के बाद एक माहौल सा बदलता चला गया, पाश्चात्य संस्कृति, मैकेनाइजेशन वगैरह बढ़ा आया, तो शोर शराबे में युवा डूब गया। लेकिन आप देखिए कि उस ज़माने के बहुत सिलेक्टेड गाने ऐसे होंगे जो आपको याद हैं, क्योंकि शोर शराबे ने एक बार अट्रैक्ट करता है बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे उससे थक के वो कहीं ना कहीं फिर से शांति की तलाश में आता है और वो पुराने गाने से जुड़ जाता है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इस वक्त तक आते आते गाने सब अर्थहीन हो गए हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है और अब तो संस्कार भी खत्म हो गए हैं, गानों के अंदर संस्कार खत्म हो गए हैं, एक लिहाज, एक मर्यादा शब्दों की वो नहीं रही है, अपने आप खत्म हो जाएंगे ऐसे। वो जैसे वो युवा पीढ़ी जो है कभी तो बड़ी बनेगी, आज वो 20 साल का है, कल को 25 का होगा, परसों को उसकी फैमिली भी आएगी, एकदम अपने पुराने जो संस्कार हैं वो कहीं नहीं जाते, लौट के वहीं आ जाते हैं। एक युवा भटकता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपने पुरातन की ओर जाता है, इसीलिए संस्कार जीवित है, इसीलिए संस्कार जीवित हैं कि हम लोग युवा आयु में चाहे कैसे भी किधर भी हम भटकें, लेकिन हमें अपना वो पुराना वक्त याद आता है और हम अपने संस्कारों की ओर मुड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, 1940 और 50 के बीच में नूरजहां ने एक गीत गुनगुनाया था, लट उलझी सुलझा रे बालम, मैं ना हाथ लगाऊंगी। ये मैंने तो उस गीत के अंदर इतना वो था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उस गीत को एज इट इज गाया गया। बहुत गायक थे, उन्होंने अपने अपनी शैली में गाया। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे पुराने गायक हैं स्वतंत्रता से पहले की वो है, तो उनको युवा पीढ़ी प्रेरणा के रूप मिलेगी? युवा पीढ़ी इतनी जल्दी तो इतनी पुरानी दौर में जाके युवा पीढ़ी उससे प्रेरित हो जाए, ऐसा तो मुझे संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, क्योंकि पहले वाले गाने ज़्यादातर शास्त्रीय सेमी क्लासिकल होते थे, तो वो अपनी एक अलग जगह रखते हैं और संगीत ने अपना स्थान बनाया हुआ है। अगर
हम युवाओं को चाहें तो धीरे 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 क्लासिकल संगीत सेमी क्लासिकल की ओर अगर मोड़े तो वो माहौल आ जाएगा। टाइम तो लगेगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने 1 मिनट में एक आदमी की मानसिकता बदल दी। मानसिकता बदलने के अंदर सन 50 से चलते चलते सन 70 में जाके हमारा बदला। जी जी जी। कोई भी फैशन 20 साल तो मिनिमम लेता ही है। अगर आप आज फिर 70 के बाद फिर वो 90 तक आते आते बदल गया, जी जी और भी डाउन चला गया, और अब वो लिमिट आ गई है कि युवा ही फेडअप हो रहा है। जी जी। तो परिवर्तन होगा, लेकिन उनको बच्चों को दिशा तो चाहिए ना, दिशा देने वाला तो कोई हो। हम लोग तो गज़ल लिखते हैं, जोड़ते हैं लोगों को, छोटे बच्चों को जोड़ते हैं, बड़े लोगों को छोड़ते हैं, नामी गिरामियों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को जोड़ते हैं, नवांकुरों को जोड़ते हैं, और हम लेकर चलते हैं। तो ऐसा तो हमारे जैसी पीढ़ियों को ये मुद्दा तो लेके चलना पड़ेगा कि वो एक नई पीढ़ी को साहित्य की ओर मोड़े, मंचों पर बुलाए, उनको मंचों पर मौका दे। ये नहीं कि आप बड़े ही लोगों को बुलाया और आपने उनको बिठा दिया। आप जो नवांकुर हैं उनको भी आगे स्टेज पे आने का मौका दें, उनको भी एक रुझान पैदा करने का ये एक तरीका है। उनके अंदर रुझान पैदा होगा तो बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि समय परिवर्तनशील है। हम ऊपर से नीचे आए थे, अब राजनीति में भी तो कितनी उथल पुथल मच रही है। तो सब जगह परिवर्तन तो शाश्वत नियम है सृष्टि का, वो तो बदलाव आएगा ही आएगा। और आदमी जब ज़रूरत से ज़्यादा खा लेगा तो वो वोमिट आउट करके अपने आप को क्लीन तो करेगा और फिर कुछ हल्का फुल्का खाएगा। तो वही वाली बात है कि अब जो हमारे ऊपर इतना पाश्चात्य संस्कृति का इतना ज़्यादा असर हो चुका था, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू होगा, और हम अपनी संस्कृति की ओर और अपने संगीत की ओर और अपनी कला की ओर फिर से लौटेंगे। ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी साहित्य विधा की बात करें तो अभी तक आप कितनी कविताएं, गज़ल, छंद, मुक्तक लिख चुके हैं, और कितने आपके संग्रह प्रकाशित हुए हैं? काव्य संकलन तो मेरे 5-6 हो गए प्रकाशित। एक परसों 4-5 तारीख को भी हुआ है सांझा संकलन। एक होता है एकल, एक होता है सांझा। अभी एकल मैंने नहीं छपवाया, सांझा मैं छपवा लेती हूँ। उससे क्या कि जगह जगह जाने का मौका मिलता है, कवियों से मिलने का मौका मिलता है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी अभिव्यक्ति देने का मौका मिलता है। एकल संग्रह के लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि मैं लिखूं। अब सोचूंगी कि मैं लिखूं। आपने पूछा मैंने कितने लिखे, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं जो लिखती हूँ वो मैं लेकिन फेसबुक पे, मैं इवन कि मैं सेव भी नहीं करती, मैं लिखती हूँ फेसबुक पे डाल देती हूँ। कितने लिखे पता नहीं। एक बार मैंने कॉपी निकलवाई थी तो 2 साल हो गए, तो इतने छप चुके, इतने सारे पेजेस थे, और उसके बाद तो मैंने इतने ही और लिख दिए होंगे, पता नहीं, गिनती नहीं है। तो कविता, गज़ल, गद्य, पद, मुक्तक जो आपने लिखे उनकी संख्या आपको याद नहीं है? आइडिया ही नहीं है, या आइडिया ही नहीं है कि मैं बता दूं कि कितने हो गए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कभी पुराना जल्दी से निकालती नहीं हूँ, मैं जाऊँ देखूँ कितने हैं। यदि साहित्य को हमें जिंदा रखना है तो उसके अंदर रेफरेंस की तो अक्सर जरूरत पड़ती है। आप जिस समय कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे उस टाइम भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर आपको आपकी लिखी हुई कविता या गज़ल की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे संभव हो पाएगा? बस मैं अब एकल निकालूंगी पक्का, सोच लिया है, क्योंकि अब शर्मा जी बहुत कहते हैं निकालूंगी। कई लोगों ने कहा है कि अब मुझे निकाल देना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि एक विधा की एक ही पुस्तक निकालूं जी, तो उसके लिए ज़्यादा मटेरियल चाहिए। और अगर मैं सम्मिलित विधाओं का, कि गज़ल भी लिख दिया, गीत भी लिख दिया, दोहे भी लिख दिए, छंद मुक्त भी लिख दिए, तो उसके लिए थोड़ा चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ इस तरफ कि मेरे को एकल संग्रह भी निकाल देना चाहिए। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। तो किस तरह से आप इसको संभव कर पाएंगे मिशन को? मिशन जहाँ चाह वहाँ रहा, आप जैसे जिंदाबाद, आप जैसे लोगों की सबकी वो मिलेगी। अभी तो मेरे पास है जो है उनको पहले मैं प्रिंट आउट निकलवाऊँगी, उनको फिर करेक्शन करूँगी, फिर अपने जैसे मुझे काव्य के दिशा में मैंने बचपन में लिखी थी काव्य, फिर मैं काव्य से दूर होती चली गई क्योंकि नौकरी थी मेरी, मैं जैसे कॉलेज में, तो उसमें मेरे पास थिएटर का चार्ज था, तो उसमें बिज़ी रहती थी, लिखने का मौका बहुत कम मिला। स्किट्स वगैरह मैं लिखती, हरियाणवी स्किट्स वगैरह मैं लिखती रही, कविता लिखने का मौका नहीं मिला। कविता लिखने का मौका मुझे 2016 से मिला जी। 2016 से मैंने ये पुनः अपने काव्य यात्रा शुरू करी है, और इसमें
एक फेसबुक पर मेरा गद्य पढ़कर किसी ने मेरे को मतलब ऑफर दिया, जोड़ा अपने से। वो मुझे मतलब बड़ा अच्छा रिगार्ड देते थे कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। उन्होंने मुझे एक अपने काव्य उससे जोड़ा। मैंने कहा मुझे नहीं लिखना आता, लेकिन उन्होंने मुझे जोड़ा। और उसकी एडमिन थी, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है हैदराबाद से, वो कवित्री थी, वो एडमिन थी। और मुझे सिर्फ लुक आफ्टर करने के लिए कि मंच हमारा ये है, इसके में भी हमारा पूरा डिसिप्लिन चलता है कि एक भी चीज़ इधर से उधर ना, जो नियम है, जो टाइम टेबल है, जो वर्कशॉप है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो इस चीज़ की देख रेख के लिए मुझे जोड़ा। और साथ में जो हमारी मिसेस सुनीता लुल्ला रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हैदराबाद की, उन्होंने धीरे 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 मुझे बड़ा प्रोवोक किया कि मैं लिखूं, मोटिवेट किया कि मैं लिखूं। तो उनकी प्रेरणा से मैं लिखने लगी हूँ। अब उन्होंने फिर मुझे कहा कि अलका अब तुम एकल काव्य भी छपवा, और लोगों ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि आप छपवाओ और मैं आपका करेक्शन करूँगी। तो वो मेरे को देंगी। और भी लोग जो मुझे मिलेंगे जिस भी फील्ड के, उनसे हेल्प लूँगी। प्रिंटिंग का होगा, सब एडिटिंग का होगा, बहुत कुछ है, लंबा प्रोसेस है, गुजरना तो है ही। लेकिन जब अगर काम शुरू करेंगे तो श्रेय तो हम चढ़ाएंगे ही। हौसले बुलंद हैं, साहित्य जिंदा है, जिंदा रहेगा। बिल्कुल। और साहित्य की मान मर्यादाएं भी आपके विचार से कायम है। बिल्कुल। कम से कम मुझे फ़ख्र है अपने मंचों से कि शब्दों की शालीनता, मर्यादा, सब संस्कार बस सब बनाए हुए रखे हैं। और लगता है कि आज भी हम किसी विद्यालय के छात्र हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति बड़े डिसिप्लिन तरीके से, बहुत मर्यादित शब्दों में देते हैं। ये थी आदर्श महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अलका शर्मा। 2016 में पुनः काव्य यात्रा शुरू की। 5 साल के इस छोटे से अरसे में उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की, वो ऊंचाई हासिल की जिसके लिए वे हमेशा डिजर्व करती थी। दैनिक जन जागरण के लिए अजय सैनी, भिवानी।